डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, इस समय हम लोग बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2020 के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने पुनः सेट नंबर 4 के सवालों को लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम लोग कुछ भौतिक विज्ञान और कुछ रसायन विज्ञान के सवालों को सॉल्व करेंगे और साथ ही आपके बायोलॉजी से कुछ होमवर्क भी रहेंगे जो आपको घर से आज के आज ही तैयार करने हैं, जिससे आपकी परीक्षा में जाते समय कोई भी त्रुटि ना रह जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का सबसे पहला सवाल, थोड़ा सा हम लोग पहले ऑप्शनल ले लेते हैं फिर इधर आते हैं। देखिए, ऑप्शनल सवाल में सबसे पहले आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। तो आपसे बोला गया था ना, धातु और अधातु बताइए। ये सवाल आपको मिल सकता है। बोलिए। तो धातु और अधातु पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपसे धातु अधातु पहचानने का क्या ऑप्शन बताया है। सबसे पहले आप इसमें से देखेंगे कि कौन से तत्व के बाहरी कोश में केवल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, वही धातु होगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। हीलियम उसका अपवाद होता है। ठीक, वैसे भी आप लोग 30 तक याद कर लीजिए। 30 तक में हमने बताया हुआ है कौन से धातु में कौन से अधातु हैं। तो आपको इसमें याद कर लेना है कि जो लिथियम है आपका, लिथियम तत्व जो है वो है अधातु है। उल्टा बोल रहा है, लिथियम तत्व है धातु, लिथियम तत्व है धातु। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फास्फोरस आपका परमाणु क्रमांक 15 नंबर है, तो इसका अगर लिखते हैं आप 2, 8, 5, बाहरी कोश में 5 मिलता है, इसका मतलब ये धातु है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, 3 से ज़्यादा जिसका भी रहेगा, 3 से ज़्यादा जिसका भी रहेगा, सब के सब अधातु होंगे। 2 और 3 में 2 लोग अधातु होते हैं। 2 और 3 में एक आपका हीलियम होगा, हीलियम अधातु में भी नहीं आता, अक्री गैस में जाता है, याद रखिएगा। और जो 3 नंबर है, 3 नंबर आपका ये क्या बोलते हैं, 3 नंबर वाले में एक आता है आपका बोरॉन। क्या आता है? बोरॉन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 5। उसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन वाले में केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जो अपवाद है, एक हीलियम है और एक बोरॉन है, अन्यथा कोई भी अपवाद आपको नहीं मिलने वाला है। सल्फर का होता है 16। अगर आप इसका लिखेंगे तो आएगा 2, 8, 6। तो देखिए, बाहरी कोश में 6 मिल रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है? अधातु है। तो 3 से ज़्यादा जिसका भी आपको बाहर मिल गया, सबके सब अधातु हैं। लिथियम का मैं आपको दिखा देता हूँ। लिथियम का होता है परमाणु क्रमांक 3। तो जब इसका आप लिखते हैं 2, 1 आता है, देखिए एक ही है ना, इसका मतलब ये धातु है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये कंडीशन होगी यहाँ के सवाल की। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि भैया बताओ निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इनकी संरचना बनाइए। एथेन, एथेन 2 कार्बन और सभी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एन लगा हुआ है। तो बताइए संतृप्त कौन होता है? जिसमें सभी एकल बंध होते हैं। एक बार नोट कर लेंगे आप, जिसमें सभी एकल बंध होते हैं, जिसमें सभी एकल बंध होते हैं, वो यौगिक होता है संतृप्त। क्या होता है जी? संतृप्त होता है। और जिसमें आपके द्विबंध या त्रिबंध आ जाते हैं, जिसमें आपके द्विबंध या त्रिबंध आ जाते हैं, वह होता है असंतृप्त, वह होता है असंतृप्त। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आपने देखा जो एथेन है उसमें सभी सिंगल बॉन्ड है। मेथेन, मेथेन में भी यही कहानी होगी, मेथेन में भी यही कहानी होगी। देखिए जरा, मेथेन जो है, मेथेन का सूत्र होता है ऐसे CH4। तो इसमें भी तो सब देख लीजिए सिंगल बॉन्ड ही है। एथिलीन, एथिलीन का सूत्र बताइए जरा आप। तो C2H4 बताया गया आपको, और इसकी जो संरचना होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए द्विबंध आ गया कि नहीं आ गया। तो बस यही आपका हो गया असंतृप्त। क्या हो गया? असंतृप्त। ठीक है, जरा इसका नाम देख लीजिए आप लोग, C2H5OH का। C2H5OH का नाम बताइए मुझे। C2H5OH का नाम होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसमें भी कहीं डबल बॉन्ड नहीं मिला ना, इसका मतलब ये भी आपका संतृप्त है। कैसा है? संतृप्त है। ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक, तो इसमें असंतृप्त कौन मिला आपको? एथिलीन। तो आप इनकी संरचनाओं को याद रखेंगे, आपको खुद मालूम चल जाएगा कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है। ठीक है ना, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है। धावन सोडा, धोने वाला सोडा कौन है? Na2CO3 × 10H2। ये होता है धावन सोडा का
रासायनिक सूत्र याद रख लीजिएगा। तो इसमें आप लोग और चीज़ों को देख लीजिए। जो आपका NaHCO3 है, NaHCO3 इसको आप बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या होगा इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं जी? खाने का सोडा। ठीक है, CaOCl2 ये है विरंजक चूर्ण। CaOCl2 है विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। ये तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडा भी इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड ध्यान में रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरा नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आपका विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण, इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइट। क्लोराइट अंत में ट रहेगा, बीच में ड रहेगा। कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइट। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए अब इनका आगे देखिए क्या सवाल पूछ रहा है। अगला वाला सवाल, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र बताइए। संरचना सूत्र बताना है आपको। प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2 कैसे बताने को मैंने तरीका बताया था आपको। प्रोप पहले दिखा आपको, कितने कार्बन की श्रृंखला आप बनाएंगे। आपको पहले प्रोप दिखा ना, इसमें प्रोपेनॉल, प्रोप दिखा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन बना दीजिए। गिनती भी कर लीजिए 1 2 और 3। अब इसके बाद इसमें ऑल लगा। ऑल का मतलब होता है OH। किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर एक OH जोड़ दीजिए। और कुछ है क्या इसमें? नहीं है। तो बाकी बची हुई संयोजकता को हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए। किससे? हाइड्रोजन से। 3 इसको चाहिए, 1 इसको चाहिए और 1 इसको चाहिए। ये आपका हो गया प्रोपेनॉल 2। देख रहे हैं ना इस तरह से। ऐसे इसमें देखिए पेंटेनल, क्या लिखा है जी? पेंटेनल। पेंट, ये पेंट है, पेंट। पेंट का मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ठीक है ना। एन लगा, सभी सिंगल बॉन्ड कर दीजिए, सभी सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अल लगा, अल का मतलब होता है CHO, तो अंतिम वाले को CHO कर दीजिए और गिनती उसी से कर लीजिए 1 2 3 4 5, क्योंकि क्रियात्मक समूह में कार्बन है, गिनती उसी से होगी। और सभी सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए सबको 2 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। ये हो गया आपका पेंटेनल का संरचना सूत्र। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो किसी भी यौगिक की संरचना आपको बनानी है, पहले आप लोग रूट वर्ड पकड़ेंगे, फिर उसका सफिक्स फर्स्ट पकड़ेंगे, फिर प्रेफिक्स पकड़ेंगे और सफिक्स सेकंड पकड़ेंगे और फिर प्रेफिक्स पकड़ेंगे। बाकी बची हुई संयोजकता को हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? देखिए अगर हम इसको खोल कर बनाए संरचना को, तो लिखा हुआ है पेंट एन, उसके बाद अल, ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा है? तो देखिए जो इसमें आपका पेंट होता है, पेंट ये रूट वर्ड होता है RW, ये होता है सफिक्स फर्स्ट और ये होता है सफिक्स सेकंड, और इधर साइड में जो भी लिखा होता है ये होता है प्रेफिक्स। क्या होता है? प्रेफिक्स। लेकिन कुछ है नहीं इसमें, तो सबसे पहले आप लोग पकड़ा करिए रूट वर्ड। ठीक है, पेंट लिखा है, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। फिर एन लिखा गया है, सभी सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब सिंगल बॉन्ड। अल लिखा है, अल का मतलब आप लोग याद रखेंगे CHO। CHO हमेशा कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, तो इसके अलग नहीं, इसी को CHO बनाइएगा। याद रखिएगा, इसी को CHO बनाइएगा, क्योंकि अगर आपने अलग से CHO जोड़ा तब तो 6 कार्बन हो जाएंगे ना, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आप। इसीलिए अगर उसमें कार्बन है तो उसी को बनाइएगा। पीछे जरा देखिए, यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर के ऊपर OH जोड़े हैं, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं था। ठीक है, परंतु इसमें कार्बन है, इसीलिए उसी कार्बन पर CHO बना दिए। अब उसके बाद कुछ और है क्या? इसमें कोई प्रेफिक्स होता तो यहाँ पे नंबरिंग करके प्रेफिक्स भी जोड़ देते, नंबरिंग कर भी सकते हैं, उसी के कार्बन से नंबरिंग होगी आपकी। अब कोई है नहीं, इसीलिए सबकी संयोजकता को केवल हाइड्रोजन से, सबको 2 2 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि 1 कार्बन 4 बंध बनाता है। इस तरह से आपकी हो गई संरचना। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो समझ में आ गया कि नहीं अच्छे से आपको? चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, समझ में आ गया होगा तो। आइए अब चलते हैं थोड़े फिजिक्स के सवालों पर। कह रहा है भैया 15 सेमी फोकस दूरी, 15 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण है, उससे 10 सेमी दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। एक उत्तल दर्पण है, उससे 10 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। आप बताइए कि क्या होगा इसमें। चलिए बोलिए तो, फटाक से बताइए क्या होगा इसमें। जब आप बात करते हैं
कि उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण आपका कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का उत्तल दर्पण होता है। इसके उभरे हुए भाग से होता है आपका परावर्तन। वस्तु आप इधर साइड में रखते हैं, इसीलिए वस्तु की दूरी हमेशा लेंगे हम लोग माइनस में। और आपका जो वक्रता त्रिज्या है यहाँ पे सी होता है, और वक्रता केंद्र सी होता है, और वक्रता केंद्र का आधा जो होता है फोकस होता है इधर साइड में। मतलब फोकस दूरी रहेगी धनात्मक, फोकस दूरी रहेगी आपकी धनात्मक, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखना है। और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी आपकी होगी धनात्मक। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब में आपका इधर साइड में कहीं मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो इधर साइड के सब प्लस होते हैं और इधर साइड का माइनस होता है। तो 15 सेमी फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी इसकी धनात्मक ले लेंगे, किसकी? उत्तल दर्पण की। तो आ जाइए जरा, फोकस दूरी एफ बराबर प्लस कितना दिया हुआ है 15 सेमी, तो प्लस में लिख दीजिए 15 सेमी। उसके बाद देखिए कोई वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखी है, दूरी पर, तो वस्तु की दूरी देखिएगा, वस्तु की दूरी u बराबर माइनस में लेंगे ना 10 सेमी। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, मतलब v निकालना है, v। ये हो गया आपका v निकालना है। चलिए आइए जरा, स्थिति और प्रकृति निकालनी है। तो आपको उत्तल दर्पण के बारे में मालूम होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो आप इतना आंसर तो पहले ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आभासी लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? छोटा। इसको जरूर याद कर लीजिए, नहीं तो फंस जाएंगे आप पेपर में, ध्यान में रखिएगा। और आपका जो v है वो क्वेश्चन मार्क लग गया, जो v है वो क्या लग गया? क्वेश्चन मार्क लग गया। अब आप दर्पण सूत्र लगा लीजिए, आपका सवाल लग गया आराम से। बताइए, दर्पण सूत्र में माइनस होता है प्लस होता है? बहुत बढ़िया, दर्पण सूत्र में प्लस होता है, 1/v प्लस 1/u। तो चलिए जरा देखिए आप लोग, 1/, पर यफ बराबर 1/v प्लस 1/u में सारे मानों को झोंक दीजिए। यफ जो है प्लस में रखा जाएगा, इसका प्लस 15 सेंटीमीटर। तो आइए जरा यहाँ पे 1/, इसको रख देते हैं 15 बराबर 1/v है, और प्लस 1/u का मान माइनस में है 10। तो इसको भी हम लोग थोड़ा ठीक से हल करते हैं। 1/v माइनस 1/10, जब इधर साइड में आएगा तो हो जाएगा प्लस। देखिएगा ये हो गया आपका, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, बराबर 1/v रहने दीजिए। तो कितना आ गया जी आपका? 15 और 10 का लॉस होगा 30, 15 दूनी 30 प्लस 3 बराबर 1/v, और यहाँ पे आ गया आपका 5/30 बराबर 1/v। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1/v बराबर 1/6। तो v बराबर आपका आ जाएगा 6 सेमी। जब मर गया तो तुम्हारी पहुँच खड़ो। तो v बराबर देखिए आपका आ गया कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो प्रतिबिंब है वो 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्लस में आया है, इसका मतलब आपके दर्पण के इधर साइड में बनेगा। तो इधर साइड में तो किरणें मिलती नहीं है, आभासी ही रहेगा आपका। तो फिक्स है, हमने पीछे देख ही लिया आभासी था, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वैसे भी ये सवाल तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब ज़रा चलते हैं हम लोग इधर देखेंगे। एक बात हम बात करते हैं कि अगर हम देखें इसमें सवाल को बोल रहा है, अगला सवाल, ये तो कुछ है नहीं, अब हो गया ना इसमें, हाँ, और कुछ तो नहीं पूछा है, हो गया सब। चलिए हम लोग जरा चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करेंगे कि इनका संयोजन का कुल प्रतिरोध एक बार 4 ओम रहेगा और एक बार 1 ओम रहेगा। तो आप कैसे करेंगे कि 4 ओम रहेगा और कितना ओम रहेगा? 1 ओम रहेगा। तो कैसे आप कर सकते हैं ये बताइए। इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्या करना होता है इसमें? देखिए इसमें आपको यही चेक करना होगा कि आपके पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो आपके पास एक R1 है, मैं कलम चेंज करूँ पहले, एक आपके पास एक R1 है जो कि है 2 ओम, R2 है 3 ओम और एक R3 है 6 ओम,
ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, देखिए। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सीधे पकड़िए और इनको टांगते चले जाइए एक ही तार में। कौन सा क्रम बताइए, श्रेणी क्रम। तो R1 R2 R3। तो जो आपका R1 है वो 2 ओम है और श्रेणी क्रम है, तो तुल्य प्रतिरोध सीधे क्या निकल जाएगा, R1 + R2 + R3। ठीक है। तो आप इनकी वैल्यू को जब रखेंगे 2 + 3 + 6, टोटल आपका आ जाएगा 11 ओम। कितना ओम आ जाएगा जी, 11 ओम। परंतु जरा आप देखिए दूसरा पॉइंट कि इससे तो कुछ हुआ नहीं। जब हमने श्रेणी क्रम किया तो हमारा आंसर तो आया नहीं, क्योंकि हमारा आंसर तो भैया देखिए एक बार 4 ओम आना है और एक बार 1 ओम आना है। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए। तो एक बार 4 ओम आना है, एक बार 1 ओम आना है। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, जो आपका ये पहला सवाल है ये तो आपका गलत हो गया, मतलब इससे आपको मतलब ही नहीं है। उसके बाद आप जब दूसरे सवाल की बात करेंगे तो दूसरा सवाल में कहिए कि लाइए हम इनको पहले जोड़ देते हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ देते हैं जी, समांतर क्रम में। ठीक है ना। समांतर क्रम भी जोड़कर देख लिया जाए। इसको आप कर दीजिएगा R1, इसको आप कर दीजिएगा R2, इसको आप कर दीजिएगा R3। तो अगर आपका समांतर क्रम है तो आप इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे बट्टे में, क्योंकि समांतर क्रम है तो फॉर्मूला इसका बट्टे में लगता है। फॉर्मूला इसका बट्टे में लगता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए 1/R2 और प्लस 1/R3। जरा इसमें वैल्यूज रखा जाए। पहले का मान था 2, दूसरे का मान था 3 और तीसरे का मान था 6। तो आपका 6 × 3 = 18। क्या लसा होगा जी, 3 दूनी 6, 6 ही लसा हो जाएगा जी। ज़्यादा बड़ा क्यों जा रहे हैं हम लोग। देखिए 2 पहाड़े में 3 बार में आएगा, 3 हो गया। इसमें आपका 2 बार में आएगा, 2 हो गया। 6 पहाड़े में 1 बार में आएगा। तो टोटल जो आपका है 1/R बराबर आ गया 6/6, मतलब 1/R बराबर आया 1/1। अगर भिन्न को पलट दें तो R बराबर आएगा 1 ओम। तो बताइए जरा ये किस सवाल का आंसर हो गया आपका। ये तो आपका दूसरे सवाल का आंसर आ गया जी। दूसरे सवाल का आंसर मिल गया हमको 1 ओम। मतलब अगर हम प्रतिरोध 1 ओम करना चाहते हैं, प्रतिरोध को हम 1 ओम करना चाहते हैं तो हमें इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो आप यहाँ पे ऐसे आंसर लिख लीजिएगा। देखिए आंसर लिखिएगा, तुल्य प्रतिरोध 1 ओम करने के लिए, तुल्य प्रतिरोध 1 ओम करने के लिए इन्हें समांतर क्रम में जोड़ना होगा। समांतर क्रम में जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरे सवाल का आंसर। ठीक, तो इतना आपने कर लिया। अब चलिए तीसरा वैल्यू इसकी देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास। देखिए हम ये 2 ओम वाले को यहाँ पे सीधा रहने देते हैं और ये जो हमारा 3 ओम वाला है इसको हम ऐसे कर लेते हैं, और जो 6 ओम वाला है उसको कर देते हैं समांतर क्रम में। ठीक है। तो R1 आप यहाँ रहने दीजिए, R2 और R3 कर दीजिए यहाँ पर। तो जो आपका R2 व R3 है वो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है। तो जब R2 R3 समांतर क्रम में है तो पहले उसका तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश आप निकाल लीजिए। तो 1/R2 और प्लस 1/R3। तो 1/R2 जो है आपका 3 ओम है और ये आपका भैया 6 ओम है। तो LCM ले लीजिए जरा। 6 लौसा लेंगे तो आपका हो गया 3 दूनी 6 और 2, तो मतलब 3/6 आ गया, अर्थात 1/2 आ गया। किसके बराबर ये सब आ रहा है, 1/R डबल डैश के। तो अगर 1/R डबल डैश बराबर 1/2 है तो पलट देंगे तो R डबल डैश बराबर कितना आ गया, 2 ओम। अब ज़रा आप यहाँ पे देख लीजिए पीछे की साइड में, पीछे की साइड में आप यहाँ पे क्रॉस चेक करिए। ये जो टोटल था इसका जो R डबल डैश है वो कितना ओम आ गया, 2 ओम। मतलब अब हम फिगर एक बना सकते हैं। देखिए फिगर अब हम एक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं यहाँ से, देखिएगा फिगर हम बनाएंगे यहाँ पे कि R1 व R डैश श्रेणी क्रम में हो गए। डबल डैश किया था क्या मैंने जी, हाँ डबल डैश ही कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, डबल डैश ही कर लीजिए। डबल डैश श्रेणी क्रम में है, वैसे कुछ भी मानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इनका कहानी ऐसे बन जाएगी, जो R1 है और ये आपका R डबल डैश है।
तो श्रेणी क्रम में हो गया। तो अब यहाँ से आप तुल्य प्रतिरोध निकाल कर जरा चेक करिए। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, R1 प्लस R डबल डैश। तो R1 आपका 2 पहले से ही था, ये भी 2 आ गया, मतलब 4 ओम यहाँ पे आंसर आ गया। तो दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन हमारा हो गया। तो हमको क्या करना था, जो आपका 2 ओम वाला है, देखिए जो 2 ओम का प्रतिरोध है वो यहाँ श्रेणी क्रम में है, और यहाँ पे जो आपका है ये वाला, ये देखेंगे आप इसको कौन कौन सा ओम है, ये 3 ओम है और ये आपका 6 ओम है। तो 2 ओम और ये 3 ओम और 6 ओम को आप जोड़ दीजिए समांतर क्रम में, और 2 ओम को जोड़ दीजिए आप श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो आप अपने आंसर में यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, अतः 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, समांतर क्रम में जोड़ना होगा, जबकि किसको, देखिए जबकि आपका 2 ओम है, 2 ओम को किस क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, तो आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा टोटल 4 ओम, जैसा कि यहाँ पे आपका आया है। कहाँ गया, पीछे आया था ना, गड़बड़ा गया, फिर मैंने आंसर पहले ही लिख दिया। चलिए यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा आप लोग, इसी आंसर को यहाँ पे लिखिएगा आप लोग। देखिए 4 ओम आया कि नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आ गया समझ में आपको ये भी सवाल। ठीक है, अब देख लीजिए आखिरी सवाल, ये मैंने आपको पीछे करवा दिया है, जाइए पिछली क्लास में सीधे थंबनेल पे देखिए। चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कराया भी गया है, क्या तात्पर्य है, और इसको प्रभावित करने वाले कारक भी मैंने वहाँ पे लिखवाए हैं, 4 कारक बताए थे मैंने। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको देख लीजिए वहाँ पे पिछली क्लास में जाके, थंबनेल में लिखवाया भी है, प्रतिरोध और उसको प्रभावित करने वाले कारक। प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको साफ साफ मिल जाएगा, और अगर याद होगा तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए जरा चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। अगला सवाल क्या है भैया, देखो कह रहा है अगला सवाल कि ए तथा बी के बीच प्रतिरोध निकालना है, एक परिपथ बना हुआ है। ऐसे सवाल तो आप लोग एकदम हवा में उड़ा के कर सकते हैं बोलिए, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। धारा का मान बताना है, ए और सी के बीच विभवांतर बताना है। तो ए और सी के बीच विभवांतर बताना है तो पहले आपको ए और सी के बीच प्रतिरोध एक बार निकालना पड़ेगा, फिर पूरी परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी पड़ेगी, फिर आप लोग आराम से विभवांतर बता सकते हैं, क्योंकि V बराबर I इंटू आर कर देंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा और आपका उत्तर उड़ा दीजिएगा तुरंत। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो ज़रा देख लिया जाए क्या क्या होने वाला है। पहले तो तुल्य प्रतिरोध की बात होगी, तो पहला नंबर हम लिखेंगे, ए व सी के बीच कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम है, इसलिए इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको आप आर डैश कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, आर डैश। तो आर डैश बराबर, अब इसका सूत्र जो निकलेगा, देखिए हम मानते हैं कुछ यहाँ पर, क्या मानते हैं, जो आपका ये है इसको R1 कर लीजिए, जो ये है इसको R2 कर लीजिए, और ये वाले को क्या कर दीजिए, R3 कर दीजिए। ठीक है, तो R1 और R2 आपके समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तो R डैश निकालते समय 1/, आप कर लीजिए 1/, आप कर लीजिए R1, और प्लस 1/, आप कर लीजिए R2। दोनों की 4 ओम ही हैं, तो दोनों की 4 करके लसा ले लीजिए आप, तो 4 ही लसा होगा, तो ये 1 + 1 होगा, मतलब 2/4 होगा, तो कट जाएगा, तो अचार बन जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो आपका आर डैश बराबर आ जाएगा 2 ओम। तो आप उसी परिपथ को एक बार फिर से बनाइएगा, देखिए कुछ ऐसे बनाइएगा आप लोग। यहाँ पे आपका ए था और बी था, तो यहाँ पे बस ऐसे ही हो गया आपका, यहाँ पे बी कर लीजिए, फिर आपका इधर साइड में जुड़ा, फिर यहाँ पे आपका सी मिला है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से कौन सा जी, हाँ यहाँ पे ये पॉइंट जो है आपका सी है, और यहाँ से कुंजी नीचे घूमी हुई है, ऐसे बनाया हुआ है और ले आके यहाँ पे जोड़ दिया है। तो अब आप इसको लिखेंगे आर डैश, क्योंकि ए और बी का आपने निकाल लिया है, और इसको आप लिखेंगे R3। तो अब देखिएगा, अब आर डैश व R3 श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है जी, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध किसके बीच,
अब ए व सी के बीच निकल जाएगा। तुल्य प्रतिरोध ए व सी के बीच सीधे सीधे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ए से सी पे आप पहुंच जाएंगे ना, दोनों को ले लेंगे अब तो। ए व सी के बीच तो सीधे अब आप इसको आर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आर। कैसे जोड़ देंगे? आर डैश प्लस R3। वो आपका आया था 2 और ये आपका आया था 4। टोटल आ गया आपका 6 ओम। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया 6 ओम। ठीक है। अब परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा आई निकालना है। आई क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। जो आपका V है वो सेल का चेक कर लीजिए कितना है। देखिए तो ज़रा, सेल का V लिखा है 6 वोल्ट। सेल का जो V लिखा है वो लिखा है भैया 6 वोल्ट। तो सेल का V बराबर कर दीजिए 6 वोल्ट। और अभी आपने तुल्य प्रतिरोध R बराबर निकाला ही है 6 ओम। आप लगा लीजिए V बराबर I इंटू R से। तो I बराबर आपका आ जाएगा V/R। I बराबर आ जाएगा आपका V/R। तो V क्या हो जाएगा जी यहाँ पे? बताइए तो ज़रा, V क्या हो जाएगा? V है आपका 6 और ये भी है 6, कट जाएगा तो धारा वह क्या आएगी आपकी 1 एम्पियर की। तो परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर। परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर। हो गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आपको? अब बताइए, आपको जो A और C के बीच आपको बताना भैया प्रतिरोध, सॉरी विभवांतर। आपको A और C के बीच विभवांतर बताना है, इस A और C के बीच। तो A और C के बीच आपने देखा तुल्य प्रतिरोध कितना आया था? R डैश आया था कि नहीं आया था? यहाँ पीछे फिगर में देखिए, यहाँ हमने किया कि नहीं? A और C के बीच बोला क्या? उल्टा मैं बोल रहा हूँ क्या? गड़बड़ा आ गया जी, गड़बड़ा गया। क्या गड़बड़ाया हम लोग का? चित्र वही देखिए उल्टा बन गया है। कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, उल्टा। मतलब यहाँ पे C है, कलम तो उल्टी हो जाती है इसमें। ये C है और ये आपका B है। तो हमारा जो है प्रतिरोध पहले निकला था A व C के बीच, ठीक है। अब यहाँ पे किसके बीच निकलेगा जी? ये वाला किसके बीच निकलेगा? देखिए तो ज़रा, ये वाला निकलेगा आपका टोटल A और B के बीच। किसके बीच निकलेगा? A और B के बीच। अब सही है, ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा। ये कन्फ्यूजन करिए तो काम गड़बड़ा जाता है। अब आपसे देखिए, A और C के बीच विभवांतर पूछ रहा है। किसके बीच पूछ रहा है? A और C के बीच। मतलब इसी A और C के बीच इसका जो प्रतिरोध था वो R डैश था। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा, चूंकि A व C के बीच प्रतिरोध, A व C के बीच प्रतिरोध कितना आएगा? R डैश आएगा। कितना ओम आया था? 2 ओम आया था। कितना ओम आया था जी? 2 ओम आया था। और प्रवाहित धारा कितनी है बताइए तो ज़रा, प्रवाहित धारा कितनी है? I बराबर, आपने देखा कि श्रेणी क्रम रहता है तो धारा समान ही रहती है। 1 एम्पियर रहेगा। कितना एम्पियर रहेगा जी? 1 एम्पियर। आपसे विभव पूछ रहा है इसके बीच का विभव। V बराबर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो वही कहानी लगा लीजिए, V बराबर I इंटू R से। V का मान रख दीजिए, पूछ रहा है आपसे। I है 1 गुणे 2, मतलब आपका V बराबर आ गया 2 वोल्ट। इसका मतलब जब आप बात करेंगे विभवांतर की किसके किसके बीच, A और C के बीच, तो वो विभवांतर आएगा आपका 2 वोल्ट। कितना वोल्ट आएगा? 2 वोल्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा। और समझ में भी क्यों नहीं आएगा, बहुत सारे सवाल हम लोग तो इस पर लगा चुके हैं ना। बोलिए, बहुत सारे सवाल हमने ऐसे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपको एकदम आराम से ललन टाप तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। और हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। ये कुछ सवाल हैं आपके लिए, नॉर्मली आपको बैलेंस करना है। देख लीजिएगा आप लोग इसको, होमवर्क में ही है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है 2 उपयोग सबके। और ये रिएक्शन तो आपको बैलेंस करना है। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल मैं बैलेंस करा दूंगा इनको। ठीक है, ये भी रिएक्शन ही है। कल इन रिएक्शंस को मैं एक बार फिर से कराऊंगा आपको। वैसे मैं एक बार करा चुका हूँ, दोबारा मैं रिपीट करा दूंगा कल आपको। ये है आपका बायोलॉजी, जो आपको ध्यान से तैयार करके आना है। ये देखिए, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर आपको तैयार करना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसको जरा तैयार करिए, देखिए क्या होता है। और फिर आपका 2 पादप हार्मोन्स के नाम, ये तो मैं कल की क्लास में भी आपको दिया था। ये पूछा जरूर जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स है। ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रतिक्रिया क्या है, जरा इसको देखिएगा। 2 उदाहरण से बताइएगा।
दो उदाहरण दीजिएगा इसमें। दो उदाहरण क्या मतलब, कोई एक की उदाहरण दे देंगे तभी आपका काम हो जाएगा। वृक्काणु, देखिए वृक्काणु का नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। नामांकित चित्र बनाएंगे तो 2 नंबर मिलेगा, कार्य का वर्णन करेंगे 2 नंबर और मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा है परागण की परिभाषा। परागण की परिभाषा लिखिए, तो परागण क्या है आप जानते ही हैं। और पुष्प के लंब काटकर नामांकित चित्र बनाइए और निषेचन की क्रिया को समझाइए। और निषेचन की क्रिया को समझाइए, तो निषेचन समझाना है आपको, वही जो हम लोगों ने बीच में पढ़ा हुआ था ना, ये हिस्सा यहाँ से ऐसे, ये हिस्सा जो हमने पढ़ा हुआ था, बस आप इसको बनाइएगा और यहाँ पे परागकण ला के दिखाइएगा, नलिका ले आके इसमें बीच में दिखा के निषेचन बता दीजिएगा, ठीक है ना। वही फिगर आपको केवल बीच वाला बनाना है, पूरे पुष्प को नहीं बनाना है, ध्यान में रखिएगा। तो केवल आपको इतना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिए। वैसे मैं बायोलॉजी क्लास जब इसके साल के बाद लूँगा 2020 के बाद एक साथ, तो मैं आपको सब कुछ इसमें बता दूंगा, कैसे फिगर आपको बनाना है, क्या फिगर कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो अभी आप एक बार पढ़ते जाइए और बाकी की चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। चलिए।